और जानकारी आ रही है कि जोरहाट में पानी पड़ रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहां वोट देने पहुंचे हैं। मनोज्ञा, क्या मौसम वाकई बिगड़ गया है? जी, मौसम तो बदल रहा है, लेकिन जोरहाट के साथ साथ कार्बी आंगलोंग में भी, कार्बी आंगलोंग दरअसल ट्राइबल इलाका है, आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, काफी पिछड़ा जिला भी है। बारिश हो रही है सुबह से काफी तेज, यहाँ भी सुबह से सूरज नहीं निकला है, तो क्या ये मौसम भी परिवर्तन की ओर इंगित दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिलहाल लोगों का उत्साह काबिले तारीफ है। जितनी भी तेज बारिश हो रही हो कार्बी आंगलोंग में, लोग छाते लेकर खड़े हैं और अपने मतदान का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही कितनी देर उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़े। मैं इस समय जोरहाट में हूँ, 105 नंबर बूथ है ये, जहाँ पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई वोट देकर जा चुके हैं। लेकिन इन जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये सुबह करीब 7 बजे 8 बजे से खड़े हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। पोलिंग बहुत ही धीमे हो रही है और ये गति सिर्फ एक पोलिंग बूथ की नहीं है, कई अन्य पोलिंग बूथों की भी यही कहानी है। इस धीरे पोलिंग होने की वजह से लोगों में थोड़ा सा गुस्सा जरूर है, लेकिन अधिकतर लोग वही हैं जो सुबह आकर वोट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्हें धूप का सामना ना करना पड़े। लेकिन धूप की जगह आज बारिश मिल रही है। बांकुरा अब चलते हैं, आनंद बनर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। वहां पर क्या स्थिति है बांकुरा में? बांकुरा में इस वक्त मैं सारेंगा के एक पोलिंग बूथ के बाहर हूँ। ये जंगल महल में पड़ता है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि सारेंगा जो है ये करीब 100 किलोमीटर दूर है मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। ये एक वक्त ऐसा था जब यहाँ कोई वोटिंग हो, कोई बाहर आके वोट नहीं दे सकता था। एक माओइज्म इतना बढ़ चढ़ के सर चढ़ के बोला था 2011 के पहले। बट आज के डेट में ये जो आप लंबी लाइन दिख रही है, खास तौर पे कतार औरतों के बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है ये इस वजह से, क्योंकि आज यहाँ पीस लौटा है। क्योंकि ये पीस लौटा है, ये इस बात से बहुत खुश है। बट इस साथ साथ ये भी चाहते कि यहाँ उन्नयन हो, यहाँ ज़्यादा विकास हो, यहाँ इसीलिए वो चाहते बेहतर रोड हो, बेहतर हेल्थ केयर हो, जो कि यहाँ कुछ भी नहीं है। और एस्पिरेशन इंसान के जैसे होता है, वो हमेशा एक चीज़ मिलता है तो दूसरे चीज़ की मांग करते हैं। आज वही है कि आज उनको शांति मिला है तो बोलते मेरे को बेहतर हेल्थ केयर दीजिए, बेहतर रोड्स दीजिए। आनंदा, 3 चीज बताइए हमको। वहां पर क्या सड़क ठीक है, पीने का पानी मौजूद है, बिजली आती है? देखिए, बिजली की तो यहाँ दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है ढंग का। और क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए जो बिजली है वो सरप्लस होता है, तो उस दिक्कत का नहीं। लेकिन पानी जहाँ तक बात है, पानी यहाँ ढंग का नहीं है। पीने के पानी का स्थिति बहुत ही खराब है। रोड जहाँ तक थोड़ी बहुत है वो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो यहाँ दौर बदल चुका है। जो 5 साल 10 साल पहले हम समझते थे कि गांव के लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, वो समझ रहे हैं और बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं। जब उनके पास उम्मीदवार आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पूरे, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, ये रायपुर विधानसभा क्षेत्र है, बोलते हैं मेरे पिछले 5 साल में एक भी स्कूल क्यों नहीं आया, पिछले 5 साल में एक हॉस्पिटल क्यों नहीं आया। यहाँ मुख्यमंत्री जब आए थे 5 साल पहले चुनने के बाद, उन्होंने बोला था स्टेडियम बनाएंगे, तो उनको लोगों को उम्मीद था कि यहाँ कुछ खेलकूद होगा, कुछ यहाँ लोगों का विकास होगा, उन्नयन होगा। लेकिन कुछ वो स्टेडियम आज तक एक छोटा सा कुछ भी नहीं आया, एक ब्रिक्स भी नहीं आया। तो लोग इसे सवाल उठा रहे हैं और उम्मीदवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुबीर, क्या वाकई डेवलपमेंट कोई मुद्दा है बंगाल में इस चुनाव में? नहीं, डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट मुद्दा है। यानी कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इतना बड़ा सारा शोर शराबा के बावजूद 5 साल में, ये मुद्दा है। ममता जी की जो कामयाबी का जिक्र कुछ लोग करते रहे हैं, उनको ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये पॉपुलिज्म कि कन्याश्री फलाना श्री ये जो तरह तरह के स्कीम है, क्लबों को 2 लाख रुपया दिया जाता है, ये सब अगर डेवलपमेंट मानते हैं लोग, तो फिर डेवलपमेंट का संज्ञा ही बदलना पड़ेगा। यहां डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा बात जहां बंगाल पीछे छूटा है, उद्योग कुछ नहीं लगाए, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आया है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम की तरफ आप देखें तो वो बहुत ही एक खतरनाक रूप ले रहा है। ये जो मुद्दा यहां है वो असम में भी है, बट असम में एक पॉजिटिव चीज है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिए गए हैं, वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो लिए गए हैं, उसमें काफी कामयाबी हासिल हुआ है। तरुण गोगोई इसी के आधार पर इस चुनाव में लड़ रहे हैं, और चुनाव में जो उनका प्रचार है वो अपने अचीवमेंट्स के ऊपर है। यहां जो है वो अपने अचीवमेंट्स के ऊपर उतना प्रचार नहीं है। नेगेटिव जो हमला
कि साहब इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। ममता जी से आप कुछ पूछिए, 30 साल में वाम मोर्चा ने कुछ नहीं किया था, तो साहब 5 साल में आपने कुछ किया है क्या? अब असम का जहां तक मुद्दा है, असम में बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो मुस्लिम वोट का शिफ्टिंग बैक टू कांग्रेस, यानी कि ये जहां मुद्दा आ गया है, जितना घुसपैठ का मुद्दा को लेकर बीजेपी शोर शराबा कर रहा है, और खासतौर से सर्बानंद सोनोवाल बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, एसएमई सोसाइटी में उनको जातीयोवीर माना जाता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये उनका अचीवमेंट भी है कि आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने के लिए जो लीगल चैलेंज उसको उन्होंने ही आगे बढ़ाया था, बट वो एक पोलराइजिंग फिगर है, क्योंकि उनका नेतृत्व में बीजेपी जितना आगे बढ़ रहा है, असम के मुसलमान जो कि 35-36% वोटर हैं, उनको घबराहट हो रहा है, और वो ये सोचेंगे कि हम एयूडीएफ को वोट डालकर अपना वोट बर्बाद नहीं करें, वापस कांग्रेस के तरफ एक शिफ्ट बैक होने का जो है, इसी से बीजेपी को खतरा पैदा हो सकता है। नहीं तो बीजेपी अदरवाइज जो उन्होंने कोalition वहां अपना बना लिया था असम गण परिषद के साथ, बोडो पार्टी बीपीएफ के साथ, इसके चलते बीजेपी का एक बहुत अच्छा वहां हालत पैदा हो गया था। बट हम ये समझ रहे हैं कि 35% मुस्लिम वोटर अगर वो बहुत लार्ज स्केल में कांग्रेस की तरफ वापस जाता है तो उससे काफी खतरा बीजेपी को पेश हो सकता है। सुबीर, आप असम का जिक्र जो कर रहे हैं कि एआईडीयूएफ जो है उसका परसेंटेज वोट जो था 2011 में 12% लगभग था, उससे पहले लगभग 9% था, 2014 के इलेक्शन में भी उसकी मौजूदगी थी, उसे भी लगभग 14% वोट मिले थे। असम में ये शिफ्ट आप देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए पश्चिम बंगाल में जो 2014 में के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 17% वोट जो बीजेपी को मिला था, वो कहां जाएगा? नहीं, 17% वोट बंगाल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बंगाल में देखिए दोनों जगह एक शिफ्ट बैक का हम देख रहे हैं। बंगाल में जो 17% वोट बीजेपी को आया था कि लोगों का ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, मोदी का जो छवि था, इसको चलते एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं नेशनल लेवल पे इलेक्शन में, एक स्ट्रांग एंटी कांग्रेस एंटी लेफ्ट, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन इनका था, और ममता की तरफ ज्यादातर वोट गया, उसके फायदा ममता को हुआ। बीजेपी की तरफ जैसे ध्रुवीकरण हुआ, उससे माइनॉरिटी वोट पूरा ममता की तरफ गया, और ममता को आउट ऑफ 34 सीट यहां हासिल हुआ। बट अभी जो है ये बीजेपी का वोट बैंक जो है, बीजेपी का जो फ्लोटिंग वोट बीजेपी की तरफ गया था, वो शायद भारी तादाद में हम समझते हैं वाम और कांग्रेस का गठबंधन के तरफ आ सकता है, क्योंकि ये गठबंधन एक नेशनल अलायंस का जो 2004 वाला यूपीए सपोर्टेड बाय लेफ्ट वाला वो इमेज को वापस ला रहा है। दूसरे तरफ नहीं, एक मिनट हम जरा सा रोक रहे हैं आपको। आप जो शिफ्ट पूरा वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, एक मिनट, हम इधर भी हमारे स्टूडियो में भी लोग हैं, हम उनसे भी जरा जोड़ते चलें। क्या ये गौतम किस हद तक सही है? क्योंकि अगर बीजेपी का विस्तार नहीं हो रहा है और वो 17% वोट जो 2000 जो बोल रहे हैं फ्लोटिंग वोट था, वो वाकई अगर शिफ्ट होता है तो हम एक नई चीज देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से। अगर समझे जो बिहार का मैथमेटिक्स था उस लिहाज से कांग्रेस का वोट परसेंटेज, सीपीएम का वोट परसेंटेज और बीजेपी का अगर फ्लोटिंग वोट शिफ्ट परसेंटेज है तो वो ममता को टक्कर देने की स्थिति में आता है। कैसा लगता है? लेकिन उसमें कुछ हिंदू वोट अगर बढ़ेंगे, उसमें वो वोट ममता से भी गए थे भाजपा के, और जो एंटी ममता वोट वो भी तो थे, तो वो वोट भाजपा को मिला था। तो इसलिए ये तीनों में ही बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि एक से वामपंथी और कांग्रेस को ये वोट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर पे वामपंथी और कांग्रेस के बाद वापस जा सकता है वही जगह पे जहां पे वो टक्कर देने का स्थिति में है। ओके, अब इसका दूसरा हिस्सा जो आया, खासतौर से असम का जिक्र जो उन्होंने किया, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट बैंक टोटली एंटी बीजेपी हो गया है, ये मैसेज है। ये कोई इस पे कोई चमत्कार या कोई दुरूह सत्य नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो होना ही था, ये होना ही था। तो लेकिन वो हिंदू वोट बैंक उस लाइन में एक साथ नहीं एकजुट हो पा रहा है, बीजेपी जो चाहती है। हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हिंदू जातियों में बटे हुए हैं, दूसरे हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, उनके और अल्पसंख्यकों के नजरिए में बहुत अंतर होता है, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कंसोलिडेशन है, जैसे अगर आप देखें बिहार के इलेक्शन में, तो एक माई समीकरण लेकर चला करते थे लालू यादव, नीतीश कुमार दूसरा समीकरण लेकर आए और उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की, सरकार बनाई। फिर जब वो मिले तो मैंने कुछ चीज़ों को खुद अपनी आंखों से बड़े गौर से देखा कि जब दुलदुल के जुलूस निकले उस समय दुर्गा पूजा के भी पंडाल सटे थे और लग रहा था कि ऐसा ना कोई विस्फोट हो जाए।
और हिंदुओं के एक बड़े वर्ग ने उन जुलूसों के आगे और पीछे चलकर ये मैसेज दिया कि हम सब एक हैं। वो वोट बैंक ही था। अच्छा, एक दूसरा मैसेज बताइए। आज सुबह जो तस्वीर आई सर्वानंद की, उसमें तस्वीर थी वो पूजा पाठ करके निकले हैं वोट डालने के लिए। देखिए, भी मैसेज है इसका मतलब? वो उनका निजी बिलीफ भी हो सकता है। तस्वीर खिंचाने के पीछे निहितार्थ भी हो सकता है। हम यही कह रहे हैं कि कैमरा उसमें जाने की इजाजत थी। निहितार्थ भी हो सकता है, क्योंकि कैमरा तभी जाता है। पूजा तो गोगोई भी करते होंगे, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। ममता जी भी निकलता है पूजा करके निकलती है। गोगोई ने भी वो पुरानी कांग्रेसी टोपी निकाली, आज पहन के आए सामने, जो असमिया आइडेंटिटी। देखिए, एक जो आसाम के इलेक्शन में जो बहुत बड़ी बात है, अगर अहोम कम्युनिटी एक तरफ हो जाती है और मुस्लिम उनके साथ मिल जाते हैं तो चुनावी परिणाम बड़े आश्चर्यजनक होंगे। इतने बड़े कैनवास में धर्मवीर, एक सवाल आपसे। आपने चूंकि 2 रुपए किलो चावल का जिक्र किया था जंगल महल में, जिस तरह से ममता ने शुरुआत की, अब यह सवाल है कि अगर बांकुरा में कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, आप पुरुलिया में क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई विकास को लेकर जो एक परिभाषा दी जा रही है, उसमें सड़क होता है, बिजली होती है, पानी होता है, स्कूल होता है, हेल्थ सेंटर होता है, रोजगार भी होता है, क्या देख पाते हैं वहां पर? देखिए, यहाँ जो मेरी बात हो रही है यहाँ पे पब्लिक से, सब लोग चाहते हैं कि शासन हो और सुशासन हो और विकास हो, लेकिन कोई भी नहीं ऐसा चाहता है कि अब जो है आतंक की जो राजनीति यहाँ पे हुई वो हो। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे जो स्थिति थी पहले जो थी वामपंथियों के समय में, तो आतंक का एक कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हुआ था राजनीति। तो अब इससे थोड़ा सा लोग महसूस ये कर रहे हैं कि अब ये स्थिति नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चावल की बात है यहाँ पे कई लोग अभी बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि पानी की भारी किल्लत है, यानी पानी नहीं है। बिजली की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन पानी के लिए बहुत परेशानी होती है। चावल तो मिला, लेकिन पानी कैसे कि पावा जाए जल? এখন তো জল পাওয়া যাচ্ছে আগের চেয়ে, এখন মানে ক্রাইসিস বলবো, কেন আমাদের জল যখন কলেজ আমরা টাইম কলেজ জল আসে তখন প্রচুর ভিড় হয়, জলের জন্য খুব আমাদের অসুবিধা হয়। जी, रास्ता घाट के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, बिजली का तो है ही, हर चीज़ में परेशानी है। इंसान का कोई 2 रुपये चावल किलो दे दिया, ये मतलब नहीं है कि आदमी को खाने मिल रहा, आदमी को सही से खाने भी नहीं मिल रहा, ऐसा भी सिचुएशन आ गया है। तो ये देखिए, ये स्थिति है कि यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि पानी की किल्लत को लेकर के लोग नाराज हैं, और एक जो चावल जरूर मिल गया लोगों को, लेकिन ये लग रहा है कि जो स्थिति होनी चाहिए, जिस तरह से एक कल्याणकारी राज होना चाहिए, वो अभी काफी पीछे है। गुस्सा है धर्मवीर, ये एक मैसेज जो है कि वामपंथी के दौर में भी जो बात सिंगूर से निकली, नंदीग्राम गई, फिर लालगढ़ गई, आप उस इलाके में ही खड़े हुए हैं, एक गुस्सा है लोगों में। वो गुस्सा क्या राजनीतिक तौर पे कोई वैकल्पिक सोच पैदा करता है या सत्ता को चिताता है कि आप ठीक हो जाइए? बहुत ही छोटे छोटे कमेंट के साथ आए हैं। ये पहले दौर का फेज क्या आने वाले दौर पे असर डालेगा? गौतम, आज जो तय होगा, उसकी स्टाइल शीट आगे नजर आएगी? नहीं, असम में तय हो सकता है, लेकिन बंगाल में नहीं होगा। कारण ये है कि बंगाल एक स्पेसिफिक जंगलमल एरिया में वोट हो रहा है, वो एरिया माना ही जाता है बैकवर्ड रीजन। तो बंगाल का बाकी जो एरिया, जो एक लंबा फेज 7-6 फेज बाकी है अभी। असम को लेकर क्या नई स्ट्रेटजी दूसरे फेज के लिए बीजेपी अब लगता है आपको अपना पाएगी? जाहिर है, पहले चरण के बाद एक हर खेमे में चिंतन शुरू होता है और वो स्ट्रेटजी अपनी बदलते हैं। मुझे लगता है नेताओं के भाषणों में अंतर आ जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए ये 65 सीटें हैं जो आसाम की, जहाँ से चुनाव हो रहा है। तो इसके बाद इनका निर्णय हो जाएगा कि किस रास्ते पे इन्हें चलना है। लेकिन एक इसका असर वेस्ट बंगाल पे जरूर पड़ेगा। मैं गौतम जी की बात से थोड़ा असहमत हुआ, क्योंकि अगर वोटिंग से ये तय हो गया कि 2 तरह की खेमेबंदी हो गई है जी, तो वो खेमेबंदी का मैसेज बंगाल में भी जाएगा और उसका फायदा किसी एक गठबंधन को श्योर शॉट होगा। ओके, सोबीर भौमिक, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं कि बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव 2019 की दिशा में बढ़ता हुआ है? जरूर। तो असम में, जहां तक असम का सवाल है, ये 65 सीटों में 2011 में कांग्रेस को 54 सीट हासिल हुआ था, पर 2014 में वहां तख्ता पलट गया और भाजपा को 44 सीट हासिल हुआ। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज का जो चुनाव है, यहां अगर भाजपा और उनके जो गठबंधन, उनके जो सहयोगी हैं,
आज के फेज में अगर वो लीड ठीक ठाक नहीं बना पाते हैं, 30-35 सीट कम से कम अगर उनको आज के ये 65 सीटों में हासिल नहीं होता है तो फिर उनके लिए चुनाव इस बार जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि अगला जो हिस्सा है उसमें मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। उसमें ऐसे सब इलाकों में चुनाव होगा जहां भाजपा का 2014 में भी मोदी वेव के बावजूद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। चलिए तो हम आज अब का अगले जो फेज में इस पर आपसे ये चर्चा फेज है, करेंगे। असम आज यहाँ के पर लिए रोक रहे हैं ये crucial है। बताते हुए कि पहले 2 घंटे में असम में 12% वोट पड़े हैं, यानी 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, और बंगाल में 18% वोट पड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित Footwork correct? This is Kohli, very Kohli, very big. Maintain this, huh? This is Kohli, very Kohli.